श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपोस्थली की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के खास सफ़र में, जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में, जो न केवल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि जैन और हिंदू धर्म के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह वही पवित्र भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष बिताए और कई चमत्कार किए। आज हम श्रावस्ती के बौद्ध स्थलों, उनकी संरचनाओं, ऐतिहासिकता और गौतम बुद्ध से उनके संबंधों के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत के 4 प्रमुख महानगरों से यहाँ पहुँचने के रास्ते और ठहरने खाने की सुविधाओं की पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। भाग 1, श्रावस्ती का परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्राचीन कोसल राज्य की दूसरी राजधानी थी और बुद्धकालीन भारत के 6 महानगरों में से एक थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगरी की स्थापना सूर्यवंशी पौराणिक राजा श्रावस्त ने की थी। रामायण के अनुसार भगवान राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती का इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। यह न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, बल्कि जैन धर्म के तीर्थंकर शोभनाथ का जन्म स्थान भी माना जाता है। चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में श्रावस्ती की समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख किया है। आज श्रावस्ती के सहेट महेट क्षेत्र में प्राचीन अवशेष और पुरातात्विक खोजें इसकी गौरवशाली कहानी को बयान करती हैं। भाग 2, बौद्ध स्थल और उनकी संरचनाएं। श्रावस्ती का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जेतवन मठ, जिसे धनाढ्य व्यापारी अनाथ पिंडक ने असंख्य स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर भगवान बुद्ध को भेंट किया था। यह विशाल मठ 200 एकड़ में फैला हुआ है, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के 24 से 25 वर्षा ऋतु बिताए थे। यहाँ गंधकुटी और कोसंबकुटी जैसी संरचनाएं थीं, जहां बुद्ध ध्यान और उपदेश देते थे। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में इनके अवशेष मिले हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जेतवन में अनाथ पिंडिका स्तूप और अंगुलिमाल स्तूप भी प्रमुख हैं। अंगुलिमाल की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो एक दुर्दांत डाकू था, लेकिन बुद्ध के प्रभाव से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह उनका शिष्य बन गया। इस घटना की स्मृति में अंगुलिमाल स्तूप बनाया गया था। एक और खास आकर्षण है आनंद बोधि वृक्ष, जिसके बारे में माना जाता है कि बुद्ध ने इसके नीचे रात भर ध्यान किया था। यह पेड़ आज भी लोहे के खंभों के सहारे खड़ा है और तीर्थयात्रियों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके अलावा शोभनाथ मंदिर जैन धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तीर्थंकर शोभनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ थाईलैंड, कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों द्वारा बनाए गए आधुनिक बौद्ध मठ और मंदिर हैं, जो श्रावस्ती की वैश्विक अपील को दर्शाते हैं। भाग 3, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध का संबंध। श्रावस्ती का बौद्ध धर्म से गहरा नाता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने जीवन का सबसे अधिक समय बिताया और कई महत्वपूर्ण सूत्रों सरमन का उपदेश दिया। यहीं पर उन्होंने प्रसिद्ध श्रावस्ती चमत्कार किया था, जिसे महान चमत्कार और यमक चमत्कार के नाम से जाना जाता है। इस चमत्कार में बुद्ध ने अपने शरीर से पानी और अग्नि की धाराएं निकाली थीं और उनकी कई छवियां प्रकट हुई थीं, जिससे 90,000 लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों जैसे आनंद और अंगुलिमाल को दीक्षा दी थी। जेतवन मठ में उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ आकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं और श्रावस्ती को बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के साथ जोड़ा जाता है। श्रावस्ती एयरपोर्ट। श्रावस्ती में नवनिर्मित श्रावस्ती हवाई अड्डा
उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह हवाई अड्डा 2024 में शुरू हुआ था और 12 मार्च 2024 को पहली व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ हुआ, जिसे श्रावस्ती के माननीय विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह हवाई अड्डा छोटे विमानों के लिए डिजाइन किया गया है और वर्तमान में क्षेत्रीय उड़ानें संचालित करता है, जो बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक हैं। हवाई अड्डा जेतवन मठ और अन्य बौद्ध स्थलों के निकट स्थित है, जिससे यात्रियों को तीर्थ स्थलों तक पहुंचने में आसानी होती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। भारत के 4 महानगरों से श्रावस्ती पहुंचने के रास्ते। श्रावस्ती पहुंचना अब पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया है, खासकर नवनिर्मित श्रावस्ती हवाई अड्डे के शुरू होने के बाद। आइए भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से यहां पहुंचने के रास्तों पर नजर डालें। दिल्ली से श्रावस्ती वायुयान मार्ग द्वारा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रावस्ती हवाई अड्डे तक क्षेत्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं, जो उड़ान योजना के तहत संचालित होती हैं। उड़ान का समय लगभग 1.5 से 2 घंटे है। वैकल्पिक रूप से दिल्ली से लखनऊ 1.5 घंटे में या गोरखपुर 1.5 घंटे में तक के लिए उड़ान ले सकते हैं। फिर वहां से सड़क मार्ग से श्रावस्ती लखनऊ से 180 किलोमीटर लगभग 4 घंटे का समय और गोरखपुर से 150 किलोमीटर लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। रेलवे। दिल्ली से गोरखपुर या बलरामपुर तक सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर एक्सप्रेस। गोरखपुर से श्रावस्ती बस से या टैक्सी से 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। बलरामपुर स्टेशन से श्रावस्ती मात्र 20 किलोमीटर है। सड़क मार्ग। दिल्ली से लखनऊ 550 किलोमीटर नेशनल हाईवे 27 द्वारा लगभग 8 से 9 घंटे की ड्राइव में पहुंचा जा सकता है। फिर लखनऊ से श्रावस्ती 180 किलोमीटर दूर है, जिसे जहां 4 घंटे की ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। मुंबई से श्रावस्ती वायुयान द्वारा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रावस्ती तक सीधी क्षेत्रीय उड़ानें अभी सीमित हैं। यात्रियों को लखनऊ या गोरखपुर तक उड़ान 2.5 घंटे की लेनी होगी। फिर सड़क मार्ग से श्रावस्ती पहुंचा जा सकता है। लखनऊ से 4 घंटे और गोरखपुर से 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उड़ान योजना के तहत भविष्य में मुंबई से श्रावस्ती के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। रेलवे द्वारा मुंबई से गोरखपुर तक कुशीनगर एक्सप्रेस या पुष्पक एक्सप्रेस लगभग 30 घंटे का सफर तय करते हुए पहुंचा जा सकता है। फिर गोरखपुर से श्रावस्ती सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है। सड़क मार्ग से मुंबई से लखनऊ लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी है, जिसे 24 से 26 घंटे की ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। फिर लखनऊ से श्रावस्ती तक की यात्रा की जा सकती है। कोलकाता से श्रावस्ती वायुयान मार्ग द्वारा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रावस्ती तक सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। अभी कोलकाता से लखनऊ वायुयान द्वारा 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, या फिर गोरखपुर तक उड़ान से पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से सड़क मार्ग से श्रावस्ती लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर और गोरखपुर से लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा की दूरी पर है। रेलवे कोलकाता से गोरखपुर तक हावड़ा गोरखपुर एक्सप्रेस 18 से 20 घंटे में पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से सड़क मार्ग द्वारा श्रावस्ती की यात्रा की जा सकती है। सड़क मार्ग कोलकाता से लखनऊ 1000 किलोमीटर की यात्रा 18 से 20 घंटे में की जा सकती है। फिर वहां से श्रावस्ती के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है। चेन्नई से श्रावस्ती वायुयान द्वारा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रावस्ती तक सीधी उड़ानें अभी उपलब्ध नहीं हैं। चेन्नई से लखनऊ लगभग 2.5 घंटे की वायु मार्ग द्वारा यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, या फिर चेन्नई से गोरखपुर तक वायुयान द्वारा पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से सड़क मार्ग द्वारा श्रावस्ती पहुंचा जा सकता है। लखनऊ से 4 घंटे में और गोरखपुर से 3 से 4 घंटे तक का सफर श्रावस्ती के लिए है। रेलवे द्वारा चेन्नई से गोरखपुर तक राप्ती सागर एक्सप्रेस लगभग 36 घंटे का सफर है। फिर उसके बाद वहां से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है। सड़क मार्ग द्वारा चेन्नई से लखनऊ लगभग 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसे 32 से 34 घंटे की यात्रा में पूरा किया जा सकता है। फिर लखनऊ से श्रावस्ती की यात्रा की जा सकती है।
नोट: श्रावस्ती हवाई अड्डा छोटे विमानों के लिए है और क्षेत्रीय उड़ानों पर केंद्रित है। अगर सीधी उड़ानें उपलब्ध न हों तो लखनऊ या गोरखपुर निकटतम प्रमुख हवाई अड्डे हैं। सड़क मार्ग से यात्रा के लिए बस, टैक्सी या निजी वाहन आसानी से उपलब्ध हैं। हमेशा नवीनतम उड़ान जानकारी के लिए एयरलाइंस या यात्रा पोर्टल्स की जांच करें। नोट 2: श्रावस्ती के बाद दूसरे निकटतम हवाई अड्डे लखनऊ, श्रावस्ती से 180 किलोमीटर, या गोरखपुर, श्रावस्ती से 150 किलोमीटर दूर हैं। सड़क मार्ग से यात्रा के लिए बस, टैक्सी या निजी वाहन आसानी से उपलब्ध हैं। ठहरने और खाने की सुविधाएं: श्रावस्ती में ठहरने के लिए हर बजट के यात्रियों के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख होटल और धर्मशालाएं इस प्रकार हैं। लोटस निक्को होटल: यह एक लग्जरी होटल है जो आरामदायक कमरे और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। होटल पवन पैलेस: मध्यम बजट का होटल है जो जेतवन मठ के पास है और साफ सुथरे कमरे उपलब्ध कराता है। बौद्ध धर्मशाला: बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए किफ़ायती और शांतिपूर्ण ठहरने का विकल्प मौजूद है। थाई मठ और कोरियन मठ: ये मठ तीर्थयात्रियों को सस्ते में ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। खाने के लिए श्रावस्ती में शाकाहारी भोजन की भरमार है। स्थानीय रेस्तरां में उत्तर भारतीय व्यंजन जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जियां मिलती हैं। कुछ होटल और मठों में थाई, कोरियन और श्रीलंकाई व्यंजन भी उपलब्ध हैं। स्थानीय बाजारों में फल, मिठाइयाँ और चाय की दुकानें भी उपलब्ध हैं। यात्रा टिप: अक्टूबर से मार्च का समय श्रावस्ती घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इस समय मौसम सुहावना होता है। निष्कर्ष और आवाहन: श्रावस्ती केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ की हर संरचना, हर पेड़ और हर अवशेष भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके चमत्कारों की कहानी कहता है। चाहे आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हों, जैन धर्म के या इतिहास प्रेमी हों, श्रावस्ती आपके लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आता है। तो देर किस बात की है, अपनी यात्रा की योजना बनाएं, श्रावस्ती पहुँचें और इस पवित्र नगरी की शांति को अपने भीतर समाहित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्रेडिट, संदर्भ और सोशल मीडिया लिंक। संदर्भ: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, बौद्ध ग्रंथ और चीनी यात्रियों के वृत्तांत।